गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम 12वीं कक्षा की हिंदी की सीरीज़ 2 पर चर्चा करेंगे। यह सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी कोविड-19 के कारण, क्योंकि इस दौरान कक्षाएं नहीं लग पाई हैं, ऑनलाइन ही लग पाई हैं, ऑफलाइन नहीं लग पाई। तो बोर्ड का निर्णय है कि इस बार परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का जो रहेगा हिस्सा वो 50% के आसपास रहेगा। तो पिछली सीरीज़ में मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कराई थी, आज उसकी सीरीज़ 2 करा रहा हूँ। यह मैंने आपकी किताबों में से ही निकाल करके तैयार किए हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, और मुझे आशा है कि इनमें से वार्षिक परीक्षाओं में आपको जरूर प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाजार दर्शन पाठ हमारा चल रहा था जैनेन्द्र जी का, उसी के आगे प्रश्नोत्तर मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 37 देखिए, बाजार की असली कृतार्थता किस में है? बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आने पर है। जैसा कि आपको पता है, बाजार दर्शन पाठ में ये बताया गया है कि बाजार का अर्थ ही होता है कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो बाजार हमारी उस आवश्यकता की पूर्ति को करता है। तो आवश्यकता के समय काम आने में ही बाजार की कृतार्थता है। अगला देखिए, ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? ठाठ देखकर मन को बंद करना एक प्रकार की जड़ता है। लेखक ने यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि ठाठ को देख करके हमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को जो है उस ठाठ से कहीं ना कहीं रूबरू करना चाहिए। हमें भी कहीं ना कहीं उस ठाठ को देख करके उस ठाठ का आनंद लेना चाहिए। लेकिन अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं और उस ठाठ से कहीं ना कहीं अपने आप को उससे मुंह मोड़ लेते हैं तो वो एक प्रकार की जड़ता है। अगला देखिए, मन को किसकी छूट नहीं देनी चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार आया है। मन को हमें मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। यदि हम मन को मनमानेपन की छूट देते हैं तो हमारा मन हमें दुविधा में डाल देगा और हमारे से कुछ ऐसे काम करा बैठेगा जो हमें नहीं करने चाहिए। तो मन को मनमानेपन की छूट नहीं होनी चाहिए, मन में संयम होना चाहिए ताकि हम विवेक बुद्धि से कार्य कर सकें। अगला देखिए, भक्तिन पाठ किस विधा की रचना है? भक्तिन पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण आपको पता है हम किसे कहते हैं? संस्मरण हम उसको कहते हैं हमारे जीवन की कोई ऐसी घटना जो वास्तव में हमारे साथ घटी हो और हम उस घटना को कभी भूल ना सकें। वह घटना हमें हमेशा जो है स्मृत रहे, हमेशा हमें स्मरण रहे, उसे हम संस्मरणात्मक घटना चित्र कहते हैं। उसे एक प्रकार का ये रेखा चित्र होता है। महादेवी वर्मा के आपको पता है काफ़ी सारे रेखा चित्र हैं। भक्तिन रेखा चित्र है, घीसा रेखा चित्र है, ठीक है, गौरा रेखा चित्र है। तो इस प्रकार से जो है ये एक प्रकार के आपके संस्मरण होते हैं। तो भक्तिन भी महादेवी वर्मा के जीवन में एक वास्तव में ही एक ऐसी पात्रा थी जो उनके घर में कार्य करती थी। तो भक्तिन जो है विधा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। विधा हम कहते हैं किस प्रकार का? गद्य की जैसे आपको पता है ना, कई विधाएं होती हैं। कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्तार्ज है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है। ये सभी एक प्रकार की विधाएं होती हैं। तो उन्हीं विधाओं में से संस्मरण भी एक प्रकार की विधा है। अगला प्रश्न देखिए, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की कौन सी विशेषता प्रभावित होती है? उसकी निर्बलता प्रभावित होती है। संचय की तृष्णा, संचय में इकट्ठे करने की आशा, और वैभव की चाह में व्यक्ति की कौन सी विशेषता प्रभावित होती है? उसकी निर्बलता प्रभावित होती है। इसका मतलब क्या है? जब हमारी बुद्धि के अंदर विवेक नहीं होता तो हम संचय की तृष्णा का शिकार हो जाते हैं और अनावश्यक चीज़ों को खरीद बैठते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी निर्बलता प्रदर्शित होती है, सबलता प्रदर्शित नहीं होती। लेखक ने चूरण वाले को अकिंतचर क्यों कहा है? अकिंतचर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अर्थहीन। लेखक ने चूरण वाले को अकिंतचर कहा है, इसका अर्थ है अर्थहीन। अर्थहीन आपको पता है, जो चूरण बेचने वाला था, जो बचपन में लेखक जिससे प्रभावित था, वो कहीं ना कहीं संयमी व्यक्ति था, उसके जीवन में संयम था और अपना चूरन जो उसने निर्धारित बना रखा था कि इतने पैसे का बिका और उसके बाद वो अपने घर चला जाता था, उसको बाजार का आकर्षण प्रभावित नहीं करता था। इसलिए कहीं ना कहीं जो है लेखक उस चूरण वाले से प्रभावित था और उसने जो है चूरण वाले को अकिंतचर कहा। इसका मतलब है अर्थहीन, अर्थात उसके लिए बाजार का आकर्षण एक प्रकार से अर्थहीन था, वह अपने में ही मस्त था। अगला देखिए, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है?
प्रतिपाद्य का मतलब होता है बाजार दर्शन का उद्देश्य क्या है, बाजार दर्शन का संदेश क्या है। तो बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है बाजार के उपयोग का विवेचन। बाजार के उपयोग का विवेचन का मतलब क्या है कि बाजार में कौन सी उपयोगी चीज़ें हैं, कौन सी अनुपयोगी चीज़ें हैं, बाजार किस प्रकार आकर्षित करता है, इन सारी चीज़ों का विवेचन बाजार दर्शन का मुख्य संदेश है, उद्देश्य है, प्रतिपाद्य है। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? लेखक के अनुसार पैसा एक प्रकार की पावर है। जैसा कि आपको पता है, जब हमारे पास पैसा होता है, ज़्यादा पैसा होता है, तो वो हमारे लिए एक प्रकार की पावर का काम करता है। हम कहीं ना कहीं समाज में अपना रुतबा दिखाते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं और उन्हें ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम धनी हैं, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने पैसे को एक प्रकार की पावर कहा, एक प्रकार की शक्ति कहा है। कहीं ना कहीं पैसा जो है सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सूचक होता है। अगला देखिए, पाठ में बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? अनीति शास्त्र। अनीति शास्त्र क्या है? अनीति शास्त्र हम उसको कहते हैं जो अनीति के माध्यम से समाज को आकर्षित करता है। बाजार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी उपयोगिता सामान्य जन को नहीं है, लेकिन बाजार अनीति का सहारा लेकर के, आकर्षण का सहारा लेकर के जो सामान नहीं खरीदना होता उसके लिए भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए पाठ में बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा गया है, क्योंकि नीति संगत नहीं होता। ये लोगों को जो है अनावश्यक रूप से आकर्षित करके और उनकी जेब से जबरदस्ती पैसे निकाल लेता है। इसलिए लेखक की दृष्टि में यह अनीति शास्त्र है। अगला देखिए, हम किस स्थिति में, हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? हमें जब मन खाली ना हो तब बाजार में जाना चाहिए। यदि हमारा मन खाली होगा तो हम जो है बाजार के आकर्षण से प्रभावित हो जाएंगे और बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों को हम खरीद बैठेंगे। तो हमें जो है उस स्थिति में बाजार जाना चाहिए जब हमारा मन खाली ना हो, हमारा मन भरा हुआ हो। खाली मन होगा तो हम उसमें बहुत सारे आकर्षणों को भर लाएंगे और हमारी जेब ढीली हो जाएगी, हमें बहुत से धन की हानि उठानी पड़ेगी। तो इस पंक्ति का आशय यह है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। बाजारूपन का अभिप्राय है बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। आपने देखा होगा बाजार के अंदर बहुत सारा आकर्षण हमें अनावश्यक चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम बाजार का बाजारूपन कहते हैं। अगला देखिए, जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे किस अन्य दोष को भी बढ़ाते हैं? वे कपट को भी बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब बाजारूपन की बात होती है तो बाजार में कपट बढ़ता है। आपने देखा होगा, अक्सर हम जब दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार अपने उत्पाद की, अपनी वस्तु की बहुत सारी अनावश्यक विशेषताएं बताता है और उनमें कुछ सच होती हैं, कुछ उसमें झूठ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बाजारूपन को बढ़ाती हैं। इनमें कहीं ना कहीं कपट छिपा होता है, इनमें कहीं ना कहीं धोखा छिपा होता है, इनमें कहीं ना कहीं भ्रम छिपा होता है। अगला देखिए, बाजार का बाजारूपन कौन से लोग बढ़ाते हैं? बाजार का बाजारूपन वे लोग बढ़ाते हैं जिन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या खरीदना है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाजारूपन को कौन बढ़ाते हैं? जिन्हें ये पता ही नहीं उन्हें खरीदना क्या है। वही लोग तो बाजारूपन बढ़ाते हैं। जिनको पता है बाजार से क्या खरीदना है वे तो संयमी लोग हैं, उनको बाजारूपन आकर्षित कर ही नहीं पाता। उन्हें बाजार का अंधानुकरण नहीं करना पड़ता, वो दूसरे लोगों से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वो संयमी होते हैं। वो भरे मन से ही बाजार में जाते हैं, वो खाली मन से बाजार में नहीं जाते। अगला देखिए, किसकी समृद्धि को देखकर अपने प्रति हीन भावना पैसे की कौन सी शक्ति है? किसी की समृद्धि को देखकर अपने प्रति हीन भावना पैसे की कौन सी शक्ति है? ये व्यंग्य शक्ति है, एक प्रकार की व्यंग्य शक्ति है। किसी की समृद्धि को देख करके जब व्यक्ति मन ही मन कुढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की व्यंग्य शक्ति है, कहीं ना कहीं वो व्यंग्य शक्ति उसको प्रभावित करती है और वो भी कई बार जो है अनावश्यक चीज़ें अपने घर ले जाता है दूसरे व्यक्ति को देख करके। जैसे आपने देखा होगा, दो पड़ोस में व्यक्ति हैं, एक पड़ोस में एक घर के अंदर कार आ जाती है तो दूसरा व्यक्ति जिसकी कार की हैसियत नहीं है वो भी सोचता है कि जब मेरे पड़ोसी के पास कार आ गई तो मैं भी अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करूंगा, और जो है वो भी अपने पास कहीं ना कहीं पुरानी नई कैसी भी कार खरीद लाता है। तो ये कहीं ना कहीं किसी की समृद्धि को देख करके जो अपने अंदर हीन भावना आती है वो एक प्रकार की व्यंग्य शक्ति है, और ये व्यंग्य शक्ति कई बार हमें सही प्रेरित करती है और कई बार गलत दिशा में प्रेरित करती है। अगला देखिए,
लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? उसने उसे रूप का जादू कहा है, क्योंकि रूप का जादू का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार का आकर्षण। विभिन्न प्रकार का आकर्षण जो है हमें बाजार की ओर आकर्षित करता है और हम अनावश्यक सामान को अपने घर में खरीद लाते हैं जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला देखिए, चूरण बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाई थी? चूरण वाले का उद्देश्य था कि वो केवल 6 आने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाता था। जैसे ही वो, क्योंकि वो बाजार के चौराहे पर खड़ा होता था और 6 आने का चूर्ण बेच करके वो अपने घर चला जाता था, उससे ज़्यादा कमाने की उसकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसका जीवन संयमी था, उसके जीवन में कहीं ना कहीं विवेक था, वो बाजार के आकर्षण से प्रभावित नहीं था। इसलिए लेखक जो है उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ और बाजार दर्शन में उसको चूरण वाले का जिक्र करना पड़ा। अगला देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है, काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने, आपको पता है ये इनके बचपन की घटना है। जो वो गांव में रहता था, वहाँ के लोग जो है किस प्रकार से एक धर्मांधता का शिकार होकर के, एक अंधविश्वास का शिकार होकर के जो है पानी की बर्बादी करते थे। तो लेखक ने कहीं ना कहीं उस पानी की बर्बादी की ओर जिक्र किया है। 21वीं सदी के भारत में आपने देखा है हमारे जल संसाधन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो जल के प्राकृतिक स्रोत हैं उनमें कमी आ रही है। यदि हम उनका सदुपयोग नहीं करेंगे, विवेक बुद्धि से अगर हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, तो बिल्कुल हमारे साथ भविष्य में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। तो धर्मवीर भारती का यह पाठ काले मेघा पानी दे कहीं ना कहीं हमारी उन प्राचीन मान्यताओं पर कुठाराघात करता है जो अंधविश्वास का शिकार होकर के कुछ ऐसे कार्य करती हैं जो है किसी प्रकार से विवेक सम्मत नहीं होते हैं। अगला देखिए, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? मेंढक मंडली कहते थे। जैसा कि आपने पाठ पढ़ा है, बादलों को आकर्षित करने के लिए गांव के छोटे छोटे बच्चों को जो है सारे गांव में घुमाया जाता था और प्रत्येक घर से उनके ऊपर जो है पानी का एक डोलू कह लीजिए या एक मटका कह लीजिए या एक बाल्टी पानी कह लीजिए, वो उन पर डाला जाता था। तो लेखक ने यहाँ पे प्रश्न उठाया था इस पाठ के माध्यम से कि जब सारे गांव में पहले ही अनावृष्टि है, बारिश कम है, फसल भी जो है जल के अभाव में सूखी जा रही है, ऐसे में क्या हमें कोई जल उत्सव मनाना चाहिए? क्या हमें कोई ऐसा करना चाहिए? तो उसने गांव के बच्चों की टोली बना करके जो मेंढक मंडली की भांति सारे गांव में उछल कूद मचा करके और बहुत सारे पानी को व्यर्थ करते थे। तो लेखक ने कहीं ना कहीं उस पर व्यंग किया है कि जहाँ बारिश की कमी है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ क्या इस अंधविश्वास का सहारा लेकर के, इस मेंढक मंडली का सहारा लेकर के क्या हमें पानी की बर्बादी को रोकना नहीं चाहिए? क्या हमें पानी की बर्बादी करनी चाहिए? इस प्रकार के प्रश्न लेखक ने जो है काले मेघा पानी दे में उठाए हैं। अगला देखिए, गगरी फूटी कौन प्यासा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैल, क्योंकि उस गांव के अंदर आपने देखा था, पाठ पढ़ा है, उसमें पानी की कमी है, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, जो है प्यास से व्याकुल बैल कार्य नहीं कर पा रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं जो है आकाश की ओर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मटके के अंदर कहीं ना कहीं जो पानी है, थोड़ा बहुत भी पानी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इस पंक्ति आई थी इसमें, गगरी फूटी कौन प्यासा, तो उसमें बैल प्यासा है। बैल प्यास की वजह से जो है उनकी ऊर्जा शक्ति में कमी आ रही है, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो भी प्यासे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो गाँव के पशु तक प्यासे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में गाँव वालों को जल उत्सव मनाना चाहिए, और वह भी जल उत्सव भी ऐसा जिसमें बहुत सारे पानी की बर्बादी होती है। तो धर्मवीर भारती ने इस पाठ के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह लगाया है हमारी उन परंपराओं पर जो अंधविश्वास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करती हैं। अगला देखिए, 56वां प्रश्न, बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? वो इंद्र सेना के आने की बात कहती है, क्योंकि इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। तो गांव के लोगों में एक अंधविश्वास था कि जो बच्चे हैं, 12 साल तक के बच्चे हैं, इसमें 16 साल तक के भी बच्चे थे, तो ये बच्चे जो है एक प्रकार की इंद्र की सेना है। यदि आप इनका जल से अभिषेक करेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और उनकी इंद्र सेना के प्रभाव से गाँव के अंदर खूब बारिश होगी और चारों तरफ तालाब भर जाएंगे, खेतों में खूब पानी बरसेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। तो इस अंधविश्वास के भरोसे जो है वो उनके पास जो पानी होता था उसका भी वो दुरुपयोग करते थे। तो लेखक ने कहीं ना कहीं इस एक अंधविश्वास की ओर इशारा करने का प्रयास किया है कि हमें प्रकृति के संसाधनों का, जब वो सीमित मात्रा में हो तो हमें विवेक बुद्धि से उनका प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, इंद्र सेना किससे लथपथ होकर निकलती थी? वो कीचड़ से लथपथ होकर के निकलती थी ताकि गांव वाले उन पर पानी डाल करके उनकी कीचड़ को धो सकें। और उनका एक विश्वास था कि यदि अब इस इंद्र सेना पे हम
इंद्र सेना पर यदि हम जल डालेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और गाँव में खूब हरियाली होगी, वर्षा खूब आएगी। इंद्र सेना का यह कार्य लेखक को कैसा लगता है? अंधविश्वास भरा लगता है। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? लेखक पर बचपन में आर्य समाजी संस्कार थे। इस कारण से वो जो है अंधविश्वासों को कहीं ना कहीं अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था और कहीं ना कहीं उनका विरोध करता था। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? लेखक बचपन में कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कुमार सुधार सभा जो है एक प्रकार की सुधार सभा थी जो अंधविश्वासों से लोगों को दूर भागने का प्रयास कराती थी, कहीं ना कहीं लोगों में अंधविश्वास दूर करती थी और आर्य समाजी चिंतन से प्रभावित थी। तो लेखक बचपन में ही उसका उपमंत्री था उस सभा का, तो उस पर कहीं ना कहीं उस सभा का भी प्रभाव था, इसलिए वो इस जल की बर्बादी को पसंद नहीं करता था। धर्मवीर भारती किस पत्रिका के संपादक थे? धर्मवीर भारती प्रसिद्ध पत्रिका थी धर्मयुग, अभी भी आती है, इस पत्रिका के संपादक थे, इस पत्रिका को निकालते थे। अगला देखिए, काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? यह भी एक प्रकार का संस्मरण है। संस्मरण मैंने आपको बताया था, हमारे जीवन की ऐसी घटना जो हमें कभी भूलती नहीं है, तो ये भी धर्मवीर भारती के बचपन की घटना है, काले मेघा पानी दे, इसलिए यह संस्मरण विधा की बड़ी उत्तम रचना है। अगला देखिए, इंद्र सेना के किशोर पानी और कीचड़ में लौट लौट कर क्या मांगते थे? वो वर्षा मांगते थे। वो कहीं ना कहीं जो है बादलों की ओर बड़ी उत्सुकता से देखते थे और ऐसा लगता था कि जैसे इन बच्चों की प्रार्थना से गांव में वर्षा हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास ही था। अगला देखिए, गुड़ धानी से क्या अभिप्राय है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछा गया है। गुड़ धानी, गुड़ और चने से बने हुए लड्डू को हम गुड़ धानी कहते हैं। गुड़ और चने से बने हुए लड्डू को गुड़ धानी कहते हैं। उस समय गांव में विश्वास था कि गांव के अंदर गुलगुले बांटे जाएंगे, गुड़ धानी बांटी जाएगी, पानी दे गुड़ धानी दे, तो उससे क्या होगा कि जब इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो गाँव के अंदर जो है उसकी गन्ने की फसल अच्छी होगी, धान की फसल अच्छी होगी, चने की फसल अच्छी होगी और हम जो है उसे गुड़ और धानी का भोग लगाएंगे। तो गुड़ धानी का शाब्दिक अर्थ है गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू। तो इस गुड़ धानी का भोग जो है इंद्र देवता को लगाया जाएगा जब वो प्रसन्न होकर के वर्षा करेंगे। अगला देखिए, लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? लंगोटधारी युवक जो है गंगा मैया की जय बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है, वह मेंढक मंडली गंगा मैया की जय से ही भागती कीचड़ में लथपथ होकर गांव के घरों गलियों में घूमती थी और वो गंगा मैया की जय बोलते थे, क्योंकि गंगा मैया आपको पता है जल का प्रतीक है। वो जल से भरी हुई भारत की महत्वपूर्ण नदी हैं और हम उनकी जय बोलना, हमारी भारतीय संस्कृति में गंगा नदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो गंगा मैया की जय बोल करके वर्षा के मेघों को अपनी ओर आकर्षित करते थे और सारे गांव में उछल कूद मचाते हुए घूमते थे। जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? त्याग के बिना। जीजी कौन थी? धर्मवीर भारती की एक प्रकार से बड़ी बहन कह लो, उनकी माँ की उम्र की थी और लेखक को बड़ा प्रेम करती थी। लेखक ने अपना बचपन जीजी के साथ बिताया था। तो जीजी का ये मानना था कि त्याग के बिना जो है दान नहीं होता है। और त्याग क्या है? यदि हम जल का त्याग नहीं करेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न नहीं होंगे और इंद्र देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो गांव में वर्षा नहीं होगी, क्योंकि गांव में बड़ी प्रतिष्ठित महिला थी, उनकी बात सारा गांव मानता था। उन्हीं के कहने पर जो है एक प्रकार का ये जल उत्सव किया जाता था। मेंढक मंडली सारे गाँव में घूमती थी और इंद्र सेना बन करके सारे गांव में जो है जल की बर्बादी कराती थी। बच्चे की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? इंद्र सेना के आने की बात कहती है। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? लेखक के कल्याण के लिए, क्योंकि वह एक धार्मिक महिला थी और लेखक को अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए वो लेखक के हाथ से ही धार्मिक अनुष्ठान करवाती थी। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? पंजीरी बांटता था। पंजीरी भुना हुआ आटा होता है जिसमें धनिया मिलाया जाता है और कई चीज़ें मिलाई जाती हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर ही इन चीज़ों को जो है बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। तो लेखक उस पंजीरी को बनाने का कार्य करता था। बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? मेंढक मंडली। वो बच्चों की टोली जिसे हम इंद्र सेना के नाम से पाठ में जानते हैं, वो बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा लगाती थी। जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी किस आंदोलन में खाई थी? राष्ट्रीय आंदोलन में। लेखक ने जो है जीजी के बड़े लड़के के बारे में इस पाठ में बताया है। वह राष्ट्रीय आंदोलन में जो है देश की तरफ से उसने आज़ादी की लड़ाई में जो है कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं ना कहीं उसको जो है पुलिस की लाठी लगी थी, तो लेखक ने ऐसा जिक्र भी किया है। तो इस पाठ के माध्यम से, काले मेघा पानी दे पाठ के माध्यम से धर्मवीर भारती ने एक प्राचीन अंधविश्वास की ओर इशारा किया है जो कहीं ना कहीं जल की बर्बादी से संबंधित है।
तो मैं समझता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बताने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर ऐसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेकर के आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।